जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 11th का इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले हमें उससे पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी जो होती है आपकी एक लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन है, कंजप्शन और एक्सचेंज एक्टिविटी दैट एड डिटरमाइनिंग हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसा सोर्स है इकनॉमी, या फिर आप ये कह लो कि इकनॉमी उसको स्टडी करता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंटर रिलेटेड है प्रोडक्शन और कंजप्शन का, और विद द रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। तो ये इकनॉमी की आपके पास डेफिनेशन है। इकनॉमी क्या होती है? सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो आपको जीने मतलब जीविका के लिए नेसेसरी है, जैसे कि आपकी इनकम, आपके सोर्स, आपके एक्सपेंडिचर, ठीक है, उनके लिए अर्न करने के लिए इकनॉमी बहुत हेल्पफुल होता है। उसी में आप अपने क्या करते हो, लिविंग को फुलफ़िल करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, आप अर्न करते हो, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होती है एक स्टडी होती है जो रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और विद द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमारे रिसोर्सेज क्या रहें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, यूटिलाइज होने चाहिए, और हमारा जिसमें सब कुछ ही अचीव हो जाए, प्रोडक्शन भी हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए, और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो जाए। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें आप स्टडी करते हो स्मॉल स्केल पे। माइक्रो जो है ग्रीक वर्ड से आया, MIKRO, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो आप इंडिविजुअली स्टडी करते हो। कौन सी स्टडी? जैसे कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ रहे हो, प्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हो, मार्केट के बारे में ही पढ़ रहे हो। जब आप इंडिविजुअली स्टडी करते हो तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंडिविजुअली मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में, जैसे कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है बेटा होल का मतलब पूर्ण, सभी के बारे में पढ़ेंगे। आप पूरी इकनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज स्केल पे पढ़ेंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंस की अगर बात करें तो ये स्मॉल स्केल पे डील करता है, ये क्या करता है, लार्ज स्केल पे डील करता है। ये इंडिविजुअल स्टडी करता है, ये क्या करता है, ग्रुप या एग्रीगेट स्टडी करता है। इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जा सकता है, इसको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये डिटरमाइन करता है आपका, ये डिटरमाइन करता है आपकी इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप कहोगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन है, आप चाहो तो इन्हें याद भी कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है जो फैक्ट एंड फिगर पे काम करता है। मतलब जब आप फैक्ट एंड फिगर के साथ स्टडी करते हो तो उसको तो कह देते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है, एन इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस विद लीड टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर मिनिमम वेजेस में आपका इंक्रीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो कहाँ डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इंडिया अबाउट 50% वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडिया के, तो यहाँ पे आपके पास डेटा गिवन होगा, क्या होगा, डेटा गिवन होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में कभी भी डेटा गिवन नहीं होता। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आउट टू बोला होता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हाउ टू एलिमिनेट द पावर्टी कितनी है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी की आप उससे एलिमिनेट, तो सजेशन की अगर बात आएगी तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। और जब कोई इम्प्लीमेंट की बात आएगी या फिर कोई आपकी फैक्ट एंड फिगर की बात आएगी तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है। इसी के ये डिफरेंसेस गिवन है, आप चाहो तो इससे पढ़ लेना, ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर आप बात करोगे तो
यहाँ पे गिवन है कि ये एक्चुअल डेटा पे काम करता है, ये वेरीफाइड डेटा पे काम करता है, ये जजमेंट देता है, ये जजमेंट नहीं देता है। ये आपका बताता है कि रिलेटेड टू, आउट टू बी, और ये बताता है व्हाट इज़, मतलब क्या है, क्या होना चाहिए। ये नेसेसरी स्टेटमेंट नहीं देता, ठीक है, मे नॉट बी नेसेसरी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो होती हैं कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल। आप उससे सही और गलत नहीं कह सकते कि भाई ये सही है ये गलत है। पॉवर्टी दूर करने की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, तो आप किसी पॉलिसीज़ को ये थोड़ी कह दो कि नहीं ये पॉलिसी गलत है पॉवर्टी दूर करने की या एम्प्लॉयमेंट दूर करने की। तो ये चीज़ होती है, ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। आज का टॉपिक हमारा यही था। अगर आपको डाउट हो तो पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले अराइज होती हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपकी क्या हैं, लिमिटेड, और वांट्स क्या हैं आपकी, अनलिमिटेड। वांट्स क्या हैं आपकी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होने का मतलब कि आपकी इच्छाएं कभी नहीं ख़त्म होती। जैसे आपने कभी पिज़्ज़ा खाया तो मन करेगा बर्गर भी खाना है, ठीक है, मन करेगा आइसक्रीम भी खानी है। तो ये वांट्स आपकी अनलिमिटेड है, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि आपकी वांट्स क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, आपकी वांट्स हमेशा से सेटिस्फाई हैं। तो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। जैसे मार्केट में 100 रुपये लेके गए तो रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। अब इसमें आप बर्गर खाओ, आइसक्रीम खाओ या फिर अदर फास्ट फूड खाओ, कुछ भी खाओगे तो आप खाओगे तो आपको क्या है, वो बजट आपका 100 रुपीज़, रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड। तो इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज की इन 100 रुपीज़ को कैसे खर्च करें, कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, एंड वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड। सेकेंडली रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ भी है। कैसे, 100 रुपये आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो, 100 रुपये चाहो तो खर्च भी कर सकते हो, 100 रुपये चाहो तो नेसेसरी आइटम पे भी खर्च कर सकते हो। आपकी वो टोटली पर्सनल डिपेंडेंसी की, आप कैसे खर्च कर रहे हो। तो ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अब ये मैंने इंडिविजुअल पर्सनल बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होती है, पर ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, क्योंकि एवरी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या है, दूसरा यूज़ है। जैसे कि लकड़ी से हम क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं, ये आपका किस में आ जाएगा, वुड से हम फर्नीचर बनाएं या बंदूक वगैरह बनाएं या क्या नहीं बनाएं, ये सब किसके अंदर आएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या तो बनाएं, और हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि आप क्या बनाएं, वेदर यू आर कंपोजिंग या प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप एसेट्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए या नेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो लॉन्ग टर्म, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि रिसेंटली इज़राइल और ईरान का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, ठीक है। तो वो इस वॉर में इज़राइल और ईरान दोनों कंट्री की मेन फोकस होगी किस पे, गुड्स बनाना। कौन से गुड्स बनाना, वॉर वाले गुड्स, ना कि नेसेसिटी गुड्स। तो वो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे रेदर देन कंज्यूमर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में बेटा डिसाइड करते हैं कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव टेक्निक वो इंसेंटिव टेक्निक होती है जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होगी, मतलब मशीन, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, मशीन कम यूज़ होगी। तो जैसे कि इंडिया एक कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, तो और हमारे पास कौन सा ज़्यादा एसेट्स है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, तो हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करेंगे रेदर देन कैपिटल इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव कौन यूज़ करेगा, यूएसए, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और कैपिटल गुड्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कौन सी यूज़ होगी, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूट, आप किसके लिए प्रोडक्ट बेच रहे हो या किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास आता है कि जैसे कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका गिवन है ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मेरी कैपिटल है, मेरी मशीनरी है, मेरी फैक्ट्री है, तो मैं इनको कैपिटल बेचूँगी। वाइल फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल अमंग इनकम के अकॉर्डिंग, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे इंटरप्रेन्योरशिप फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट,
मतलब जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होगी, जो भी आपको लैंड लेबर कैपिटल दे रहा है, बदले में आप उन्हें क्या दे दोगे, इंटरेस्ट दे दोगे। किसी से कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट दे दिया, लैंड ली तो रेंट दे दिया, काम कर रहे हैं तो वेजेस सैलरी। तो ये फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप इस तरह से फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी सोची, जिसमें हमने ये बताया कि अमंग द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, किसके लिए प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो। तो ये फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जिसमें आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है, किसके लिए सेल आउट करना चाहते हो। तो ये था टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग फर्दर टॉपिक। हैव अ नाइस डे। क्या होती है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि आप मार्केट में 100 रुपये लेके गए, अब 100 रुपये में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये जो चॉइस करोगे, मतलब 100 रुपये के लिए सपोज़ करो आपको बर्गर खाना होगा, और तो पिज़्ज़ा आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो जो पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस किया दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ पाने के लिए जो दूसरी को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, उस सेक्रीफाइस कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं ना। जो मतलब आप छोड़ रहे हो उसको, एक चीज़ पाने के लिए जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो उसको कह देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद हमारे जैसे इकनॉमी में आप देखते हो कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। जैसे कि लकड़ी से हमें क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो एक प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जैसे मेरी फैक्ट्री 2 प्रोडक्ट बनाती है, ब्रेड और बटर। तो ब्रेड और बटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करूँगी तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या करूँगी, कम करूँगी। इसी को हम कहते हैं पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व वो कर्व होता है जो ये शो करता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है किस पॉइंट पे कितने यूनिट किसके बनने चाहिए। जैसे यहाँ पे गन्स और बटर का दिया, तो किस पॉइंट पे कितने यूनिट, जैसे यहाँ पे 40 यूनिट आ रही है, तो 40 यूनिट आपकी किसकी हो गई, गन्स की। 30 यूनिट किसकी हो गई आपकी, बटर की। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें ये दिखाता है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन पे कितना प्रोड्यूस करोगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 2 यूनिट दे रखे हैं, गुड एक्स गुड वाई। अगर मैं गुड एक्स से 0 यूनिट बना रही हूँ तो इसकी कितनी बना रही हूँ, 15 यूनिट। ठीक है। और अगर मैं 15 इसकी एक यूनिट बना रही हूँ तो इसकी कितनी बना रही हूँ, 14 यूनिट। अगर मैं इसकी 2 यूनिट बना रही हूँ तो इसकी कितनी बना रही हूँ, 12 यूनिट। अगर मैं 3 बना रही हूँ तो इसकी कितनी बना रही हूँ, 9 यूनिट। अगर 4 बना रही हूँ तो इसकी 5। तो जो मैं सेक्रीफाइस यूनिट है वो मेरी क्या हो गई, एमओसी। वो क्या हो गई मेरी, एमओसी। तो एमओसी इसको ड्रॉ किया तो ये पीपीसी कर्व है। यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये जो डॉट डॉट लाइन है, तो ये पॉइंट ये शो करते हैं यहाँ पे कौन सी यूनिट कितने की बनेगी, कितने यूनिट बनेगी, एक्स की कितनी बनेगी और वाई की कितनी बनेगी। ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि कॉम्बिनेशन शो करता है कि क्या कितनी क्वांटिटीज़ आप गुड एक्स की प्रोड्यूस करोगे, कितनी क्वांटिटीज़ आप वाई की प्रोड्यूस करोगे। अब आता है कि ये आपका कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है। तो ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है बेटे ड्यू टू एमओसी, एमआरटी। एमआरटी का क्या होता है, रेशियो होता है कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है उसकी वजह से आपका क्या होता है, एमआरटी डिक्लाइन करता है। तो एमआरटी की वजह से आपका क्या होता है, ये ऑलवेज आपका कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि एमआरटी आपका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। रेशियो आपका क्या रहेगा, एक यूनिट के लिए दूसरी यूनिट क्या करोगे, सेक्रीफाइस करोगे। इसलिए एमआरटी की वजह से ये क्या होता है, आपका कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। नेक्स्ट कहता है वाई शिफ्ट कब हो सकता है, तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। दूसरा कहता है कि इसमें आपके 2 पॉसिबली स्लोप डाउनवर्ड होता है। इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। इसका स्लोप डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेक्रीफाइसिंग यूनिट है ना, कि एक यूनिट बढ़ाओगे तो दूसरे यूनिट का सेक्रीफाइस करोगे, तो इसीलिए इसका कर्व हमेशा क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। दूसरा कहता है शिफ्ट। शिफ्ट जो होगा इसका ऑलवेज क्या होता है, राइटवर्ड।
इसका शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है। रोटेट कब होगा? जब हम किसी एक्स के गुड्स मतलब किसी एक गुड्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल एक्स और वाई गुड्स थे, ठीक है, यहाँ अच्छे से समझते हैं। एक्स और वाई गुड्स है, तो मैंने सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, वाई का नहीं करना। तो जो मैं टेक्नोलॉजी बढ़ाऊँगी, जो भी मैं रिसोर्सेज बढ़ाऊँगी, जो रिसोर्सेज बढ़ाने की वजह से मेरा एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो ये रोटेशन कहलाया। शिफ्ट क्या कहलाता है? ये रोटेशन किसी भी तरह का हो सकता है। रोटेशन आपका बैकवर्ड भी हो सकता है, रोटेशन आपका फॉरवर्ड भी हो सकता है। ये आपका फॉरवर्ड रोटेशन हो गया, राइटवर्ड, ये आपका क्या हो गया, लेफ्टवर्ड रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है? पूरा की पूरा कर्व, मतलब आपने दोनों ही बाहर आगे चला जाए, राइटवर्ड चला जाए या लेफ्टवर्ड चला जाए, तो वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब इसमें जैसे कि मैंने एक्स और वाई दोनों का ही रिसोर्सेज बढ़ा दिया, दोनों की मशीनरी बढ़ा दी, दोनों की लेबर बढ़ा दी, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया तो पीपीसी कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी तो पीपीसी कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड कब होगा? जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। जब टेक्नोलॉजी घटेगी तो कहाँ हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कहता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर कर्व पे जो भी पॉइंट है वो इफ़िशिएंट पॉइंट माने जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अगर कोई बाहर है कर्व के तो ये अटेनेबल माना जाता है, इसको आप अचीव ही नहीं कर सकते। ये इनएफिशिएंट होता है। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हुए हैं, कम यूटिलाइज हुए हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हुए हैं, सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हुए हैं। यहाँ पे इफ़िशिएंट है, रिसोर्सेज बेस्ट वे में यूटिलाइज हुए हैं कर्व पे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप पसंद आया होगा। थैंक यू।